स्टोरी की शुरुआत में हम अपनी मेन लीड शुयन को देखते हैं जो कि रास्ते में जा रही होती है। तभी वो अपने पति को कॉल करती है और बोलती है कि आप डिनर के लिए कब तक आओगे, मैंने आपकी फेवरेट डिश बनाई है। तभी उसका हस्बैंड जिसका नाम मैंग सिल होता है वो उसको बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है और मुझे तुम परेशान मत करो, मैं और मॉम बाहर ही खाना खा लेंगे। इसके बाद वो उसका फोन काट देता है। तभी शुयन थोड़ा आगे चलती है और पाती है कि मैंगसिल और उसके मॉम एक प्रेग्नेंट लड़की के साथ जा रहे होते हैं। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैंगसिल की गर्लफ्रेंड होती है। वह अपने मन में सोचती है कि मैंगसिल ने मुझसे झूठ बोला कि इसने जियो से ब्रेकअप कर लिया है। उसके बाद वो सभी रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी एक एम्बुलेंस जियो से टकराने वाली होती है। तभी मैंगसिल जिया और उसकी मॉम को आगे की ओर धक्का दे देता है, लेकिन तभी शुयन मैंगसिल को धक्का देकर खुद को एम्बुलेंस के नीचे आ जाती है। तभी एम्बुलेंस में से एक डॉक्टर निकल कर आती है और शुयन को बचाने लगती है, लेकिन तभी मैंगसिल की मॉम डॉक्टर का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि जिया प्रेग्नेंट है, आप उसको आपकी जरूरत है, आप उसको बचाओ। तभी शुयन बोलती है मॉम मैं आपके बेटे की बीवी हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तो उसकी मॉम उसको रिप्लाई करती है तुम्हें बचा के वैसे भी क्या फायदा है, तुम 6 साल से मेरे बेटे से मैरिड हो लेकिन अभी तक मैंग फैमिली को एक बारिश नहीं दे पाई। तभी शुयन मैंगसिल से हेल्प मांगती है लेकिन वो मना कर देता है। तभी शुयन बोलती है कि आपको सच में लग रहा है कि ये बेबी आपका है। ये सुनते ही जियो डर जाती है और बोलती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिसके बाद सभी शुयन को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जियो एक बेबी को बर्थ देती है। शुयन अभी भी उसी जगह तड़प रही होती है और वो अपने मन में सोचती है अगर मुझे एक चांस मिला तो मैं जरूर मैंग फैमिली को रिग्रेट करवा के रहूंगी और उन्होंने जो मेरे साथ किया है उसका खामियाजा उन्हें जरूर भुगतना पड़ेगा। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि शुयन आँख खोलती है तो वह हॉल में होती है। यहाँ पोस्टर लगे होते हैं उसकी और मैंगसिल की 5th मैरिज एनिवर्सरी के। तभी उसे समझ आता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है उसकी शादी की 5 सालगिरह पर। वह सोच ही रही होती है तभी वहाँ पर जियो आ जाती है। शुयन मन में सोचती है ये खुद गिर जाएगी और मेरा नाम लगा देती है जैसे उसने पास्ट लाइफ में किया था। लेकिन जैसे ही जियो उसके पास आती है तभी वह अपना हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन वहाँ मैंगसिल आ जाता है और शुयन को एक थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि तुम इस लाइफ में भी तुम वैसी की वैसी सेल्फिश हो, तुम अभी भी जियो के बच्चे को मारना चाहते हो। तभी मैंगसिल की मॉम और सिस्टर जिसका नाम श्याओ मैन होता है वह भी वहाँ आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसने पिछली लाइफ में हमारी फैमिली को लूटने का काफी ट्राई किया था, इसको तुम्हारी वाइफ के रूप में हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम इसको डिवोर्स दे दो। शुयन मन में सोचती है कि इस फैमिली का भी रीबर्थ हुआ है, पास्ट लाइफ में मैंने इनके लिए इतना सब किया तब भी मैं ही मारी गई, इस लाइफ में मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। इसके बाद वो मैंगसिल से बोलती है कि तुमने जियो को चुना है इसलिए अब मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ। तभी मैंगसिंग और उसकी फैमिली हंसने लग जाती है और मैंगसिंग बोलते हैं शुयन तुम वही लड़की हो जो मेरे साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी और अब तुम डिवोर्स लेना चाहती हो। तभी शुयन रिप्लाई करती है कि मैं पहले पागल थी और मैं देख नहीं पाई कि तुम कितना गलत हो। तभी शुयन जाती है और अपनी और मैंगसिल की पेंटिंग को खींचकर उस पर साइन कर देती है और मैंगसिल के मुंह पर फेंक के मारती है और बोलती है कि मैंने डिवोर्स साइन कर दिया है, तुम भी इसे साइन कर दो और आज के बाद तुम्हारा मेरे से कोई रिश्ता नहीं है। तभी मैंगसिल भी उस पेंटिंग पे अपना साइन कर देता है। उसके बाद हमारी मेल लीड शुयन वहाँ से जाने लग जाती है। तभी वहाँ पे गेस्ट आपस में बात करने लग जाते हैं कि कैसी मैरिज एनिवर्सरी है, यहाँ तो शादी तोड़ने की बात हो रही है। तभी मैंगसिल की मॉम एक गेस्ट को इशारा करती है और धीरे धीरे सभी गेस्ट शुयन के पैर के साइड वाइन की बोतल फेंकने लग जाते हैं जिसकी वजह से कांच इधर उधर फैल जाता है। तभी उसकी मॉम बोलती है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगी, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें इस कांच के ऊपर से चल के जाना पड़ेगा। जिसके बाद शुयन थोड़ी देर रुकती है लेकिन उसके बाद वो कांच पे से चल के वो रास्ते को पार कर देती है। तभी मैंगसिल उसे पीछे से आवाज लगाता और बोलते हैं शुयन अगर तुम यहाँ से चली गई तो कभी भी मेरे पास वापस मुड़कर मत आना, मैं तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगा, तुम रिग्रेट भी मत करना। तभी शुयन उसको रिप्लाई करती है कि मैंगसिल तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मुझे रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं होगा और रिग्रेट जिसको होगा वो तुम और तुम्हारी फैमिली होगी क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी खुशियाँ छीन लूंगी। जिसके बाद मैंगसिल शुयन को रिप्लाई करता है कि तुम्हें लगता है कि हम रिग्रेट करेंगे, हमारी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फेमस चीफ एंड ग्रुप है जो हमेशा मेरी सपोर्ट करेगा और तुम्हारे जाने के बाद हम और ज़्यादा तरक्की करेंगे। जिसके बाद शुयन बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तभी मैंगसिल की मॉम बोलती है कि बेटा जब शुयन यहाँ से चली गई है
तो क्यों नहीं तुम अपनी वेडिंग डेट अनाउंस कर दो जिया जिया के साथ। तभी मैंगसिल अब सभी गेस्ट को बोलता है कि आज से 3 दिन बाद मैं जिया जिया से शादी करूंगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और इस शादी में सभी बड़े बड़े ग्रुप के लोग आएंगे, तो आप सभी लोगों को जरूर आना है। उसके बाद हमें चीफ एंड ग्रुप के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वहाँ की ऑनर होती है मिस्टर शू, जो कि कोई और नहीं हमारी मेन लीड शियोन ही होती है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता है। तभी मिस्टर शू की सेक्रेटरी उसके पास आती है और उसे बताती है कि मैंग फैमिली से मैंगसिल की शादी का इनविटेशन आया है और ये इनविटेशन मिस्टर शू के लिए है, जो कि उनकी फैमिली में इन्वेस्ट करते हैं। तभी हमारी शियोन वो इनविटेशन लेती है और बोलती है मैं इस शादी में ज़रूर जाऊंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम इस शादी में 3 लोगों को और बुलाओ जो कि जीएंग ग्रुप से हैं। तभी उसकी सेक्रेटरी उसको रिप्लाई देती है कि आप इस शादी में क्यों जाना चाहती हो, उन्होंने आपको घर से निकाल दिया और उन्हें ये भी नहीं पता कि आप फैन ग्रुप की मालिक हो। तभी शियोन उसको रिप्लाई देती है कि मैं इस शादी में इसलिए जाना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली मिलकर उन्हें एक वेडिंग गिफ्ट देना चाहती हूँ। उसके बाद हमें बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगसिल और जिया जिया खड़े होते हैं। तभी उनकी मॉम सबको बोल रही होती है कि मेरी नई बहू से मिली हो जिया जिया, जो कि बहुत अमीर है और बहुत पैसे वाली और एक खानदानी लड़की है। ये इसकी एक्स वाइफ शियोन की तरह नहीं है, जो कि 6 साल में कोई भी इसको बेबी नहीं दे पाई। मैंगसिल की मॉम सबको ये बता रही होती है। तभी वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि जियांग चेन की सबसे 3 मशहूर और अमीर औरतें भी उनकी शादी में शामिल होने के लिए आ रही हैं, जिसको सुन के जिया जिया बहुत घबरा जाती है और उससे वो ग्लास जिसमें वो वाइन पी रही होती है वो गिर जाता है। तभी वो अपने मन में सोचती है कि अगर इन तीनों ने मुझे पहचान लिया तो मेरा खेल यहीं खत्म हो जाएगा। तभी हम जिया जिया के फ्लैशबैक में देखते हैं जियांग चेन जगह की ये जो 3 अमीर औरतें होती हैं, इनके हस्बैंड को जिया जिया ने ऑलरेडी सेड्यूस कर रखा होता है, जिसके बाद ये पकड़ी जाती है और तीनों औरतों ने ही जिया जिया को इसके लिए बहुत मारा हो। वो सोच ही रही होती है, तभी वो तीनों औरतें वहाँ आ जाती है। मैंगसिल की मॉम उन तीनों औरतों से कहती है कि आपका स्वागत है, मुझे पता है आपकी फैमिली और जिया जिया की फैमिली आपस में मित्र होंगे, तभी आप इन्हें कांग्रेचुलेशन बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी उनमें से एक लेडीज जिया जिया को ध्यान से देखती है और बोलती है कि ये लड़की मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लड़की एक स्काउट गर्ल है जो हम जैसी अमीर औरतों के हस्बैंड को सेड्यूस करती है। तभी मैंगसिल की मॉम बोलती है कि नहीं नहीं, आपको कुछ गलत फहमी होगी, मेरी बहू बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और ये एक वेल्थी और रिच फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद मैंगसिल जिया जिया को बुलाती है और बोलती है कि तुम इन वेल्थी वुमन से मिलना चाहिए। वो जैसे ही जिया जिया की वेल उठाने वाली होती है, तभी जिया जिया बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है, और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी साइड हम एक रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसेस शू एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में कैमरा लगाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिया जिया भी उसी रूम में आती है और सोफे पे थक के बैठ जाती है। जिया जिया सोफे पे बैठी होती है और अपने मन में सोचती है कि आज तो मैं बाल बाल बची, अगर वो औरतें मुझे पहचान लेती तो मेरा खेल खत्म हो जाता। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ पर वो 3 आदमी आते हैं। ये 3 आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं औरतों के हस्बैंड होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं उस क्लब के रूम में आ गया हूँ। तभी जिया जिया उठ के पास जाती है, उन पर हाथ रख के और बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको पता है ना लास्ट टाइम मैं आपकी वाइफ से मार खाते खाते बची थी। तभी उसमें से एक आदमी उसको पैसे देता है और बोलता है कि तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, तो क्यों ना तुम आज के रात भी मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। उसके बाद हम रूम के बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पर मिसेस शू अपने टैबलेट में ये सारी चीजें देख रही होती है। कुछ देर बाद जिया जिया वापस वेडिंग हॉल में आ जाती है। उसके बाद मैंगसिल की मॉम उससे बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, यहाँ सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे थे। उसके बाद मैंगसिल की मॉम बोलती है कि जिया जिया तुम इधर आओ, यहाँ पर बाहर के कुछ इन्वेस्टर आए हुए हैं फॉरेन कंट्री से, तो तुम्हें इन्हें इम्प्रेस करना है। जिसके बाद जिया जिया रिप्लाई करती है कि आप परेशान मत हो, मैं सभी इनको इम्प्रेस कर दूंगी। जिसके बाद मैंगसिल और जिया जिया स्टेज पे जाते हैं स्पीच देने के लिए। तभी मैंगसिल बोलता है कि जिया जिया तुम्हें एक अच्छी स्पीच देनी होगी, क्योंकि ये सभी इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जिसके बाद जिया जिया स्पीच देना स्टार्ट करती है। तभी उनमें से एक फॉरेनर बोलता है कि यहाँ पर चाइना के अलावा और भी जगह से लोग आए हुए हैं, तो तुम चाइनीज के अलावा क्या इंग्लिश में स्पीच दे सकती हो। तभी मैंगसिल की मॉम जिया जिया के पास आती है और उस फॉरेनर से बोलती है कि आप परेशान मत होइए, मेरी बहू बाहर से पढ़ाई करके आती है और इसको 16 लैंग्वेज आती है और ये अब आपसे इंग्लिश में बात करेगी। जिसके बाद जिया जिया अपने मन में सोचती है कि मैंने तो झूठ बोला था, मुझे तो चाइनीज के अलावा कोई भी लैंग्वेज बोलने नहीं आती है। जिसके बाद वो इंग्लिश में बोलने की ट्राई करती है, जैसे ही कुछ वर्ड्स बोलती है सभी उसको देख के हंसने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो इंग्लिश बोल रही होती है
वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। तभी उसमें से एक फॉरेनर बोलता है कि आपने तो बोला था कि इसको 16 लैंग्वेज आती है, जैसे इंग्लिश बोल रही है इतना तो हमारे फर्स्ट क्लास का बच्चा भी बोल लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस शू की एंट्री होती है, उतनी ही लैंग्वेज में बात करती है जितने फॉरेनर्स वहाँ पर आए होते हैं, और उसके बाद वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है और इंग्लिश में बात करने लग जाती है, जिसको सुन के सभी लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी मैंगसिल की मॉम उसको देख के बोलती है कि ये तो शुयान है, जिसको मैंगसिल ने डिवोर्स दे दिया था क्योंकि 6 साल से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। तभी मैंगसिल शुयान को देखता और बोलता है कि शुयान, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम ही चीफ एंड ग्रुप की ऑनर हो, और ये लगता है कि ये सब करने से मैं तुम्हारे से शादी कर लूंगा दोबारा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। वीवीआईपी बोलते हैं कि ये मैंगसिल फैमिली अंधी है, इन्हें दिख नहीं रहा कि मिसेस शू कितनी पावरफुल और इन्हें कितनी नॉलेज है। तभी सारे वीआईपी आते हैं और मैंगसिल से सारा कॉन्ट्रैक्ट हटाकर मिसेस शू को बोलते हैं कि हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रखना चाहते हैं। तभी मैंगसिल की मम जियो के पास आती है और बोलती है कि जियो ये सब क्या हो रहा है, तुम इसे रोको, तुम्हें पता है ना ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तुमने तो बोला था तुम बाहर से पढ़ के आई हो। तभी जियो बोलती है कि ये सब शुयान की वजह से हो रहा है, ये चाहती नहीं कि मैं मैंगसिल के साथ शादी करूं। जियो शुयान को मारने के लिए उसके पास जाती है। जियो जैसे शुयान को मारने के लिए जाती है, तभी हाथापाई में शुयान अपना बचाव करती है, जिसकी वजह से जियो के पास से एक बॉक्स गिरता है, जिसके बाद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो प्रेग्नेंट है, तो इसके पास ये चीज़ क्या कर रही है। तभी मैंगसिल बोलता है कि जियो ये चीज़ तुम्हारे पास क्या कर रही है, और तुम वेडिंग हॉल में आधे घंटे से ज़्यादा गायब थे, तुम मुझे बताओ सच सच ये क्या हो रहा है। जिसको देख के जियो बहुत घबरा जाती है और बोलती है कि ये मेरा नहीं है, ये सब इसकी वजह से हो रहा है, ये शुयान के पास से गिरा है। इसके बाद जियो बोलती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि वीआईपी इतना इसकी साइड क्यों ले रहे थे, क्योंकि ये अभी तक अपनी बॉडी का यूज़ कर रही होती है। जिसको सुनकर सब बहुत शौक हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि हम तो मैंगसिल की वाइफ को बहुत इनोसेंट समझ रहे थे। तभी मैंगसिल की मॉम आती है और शुयान से बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी मैंगसिल भी शुयान को एक थप्पड़ मारने वाला होता है और बोलता है कि तुमने मुझ पर चीट करा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन शुयान उसे हटा के उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि चीट मैंने नहीं तुमने करा था, तुमने मुझे धोखा दिया था, जियो को प्रेग्नेंट करा था। तभी शुयान मैंगसिल के सिस्टर बॉडीगार्ड्स को बुलाती है, जो कि शुयान को पकड़ लेते हैं। तभी मैंगसिल बोलता है कि तुम्हें पैरों में गिर के हमसे माफी मांगनी होगी, तभी हम जाके तुम्हें माफ करेंगे। वो शुयान से जबरदस्ती कर ही रहे होते, तभी वहाँ पर जियांग ग्रुप की वो 3 वेल्थी औरतें भी आ जाती हैं और वो अपने बॉडीगार्ड से उन्हें छुटवा लेती है और मैंग फैमिली को पकड़वा देती हैं। तभी वो उनसे कहती है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम्हें पता भी है ये कौन है। तभी वो उसको बताती है कि ये चीफ एंग ग्रुप की ऑनर मिसेस शू है, जिसको तुम ऐसे पकड़े हुए हो। जिसको सुन के मैंग फैमिली पूरी शॉक्ड हो जाती है। तभी उन 3 वेल्थी औरतों में से एक औरत की नजर जियो पे पड़ती है और वो बोलती है कि तुम तो वही हो ना जो वेल्थी फैमिली के हस्बैंड को सेड्यूस कर दो। जिसको सुनकर जियो बहुत डर जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तभी मैंग फैमिली से वो बोलती है कि ये सब शुयान का कराया धरा है, ये मुझे फंसाया जा रहा है। तभी मैंगसिल की सिस्टर श्यामन बोलती है कि ये ऐसा कैसे कर सकती है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। वो शुयान को मारने जा ही रही होती है। तभी उसमें से एक वेल्थी फैमिली की औरत उसे पकड़ लेती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी फैमिली अभी तक बैंकरप्ट क्यों नहीं हुई है, क्योंकि मिसेस शू ने जितने भी लार्ज इन्वेस्टमेंट थे वो सब किए हैं तुम्हारी कंपनी को बचाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शुयान खड़ी हो जाती है और चेयर पर बैठ जाती है और बोलती है कि मैंगसिल, मैंने तुम्हारी शादी के लिए कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करे हैं, क्या तुम उसे नहीं लेना चाहोगे। तभी वो गिफ्ट देना स्टार्ट करती है। फर्स्ट गिफ्ट होता है एक कागज, जिसमें वो अपने सारे बड़े कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लेती है, जिनकी वजह से मैंगसिल कंपनी की ग्रोथ हुई होती है। सेकेंड गिफ्ट में वो एक रिपोर्ट देती है, जिसमें ये डीएनए टेस्ट होता है, ये जो जियो के पेट में बच्चा है ये मैंगसिल का नहीं है। जिसको देख के मैंगसिल की मॉम उस रिपोर्ट को फाड़ देती है और बोलती कि ये एक फेक रिपोर्ट है। तभी थर्ड गिफ्ट शुयान देती है, जिसमें एक रिपोर्ट होती है जिसमें लिखा होता है कि इनफर्टाइल शुयान नहीं बल्कि मैंगसिल है। जिसको देख के मैंगसिल बहुत ही शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर ने साफ बोला था कि इनफर्टाइल मैं नहीं बल्कि तुम। तभी शुयान उसको बोलती कि मैंने वो तुम्हें बचाने के लिए बोला था, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि लोग तुम्हें बुरा बोले। इसके बाद मैंगसिल की मॉम बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मेरा बेटा इनफर्टाइल है तो जिया कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। तभी वहाँ पर एक वीडियो चलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि जिया और वेल्थी फैमिली के हस्बैंड की होती है, जो कि बैक स्टेज की होती है। इसको देख के मैंगसिल बहुत गुस्सा हो जाता है, जिया को एक थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है और रिटर्न में उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि मेरे से ज्यादा तो तुम गुनाहगार हो, तुम्हें पता था कि तुम्हारी एक वाइफ है, लेकिन तुमने
मेरे लिए अपनी वाइफ को छोड़ दिया। उसके बाद मैंगसेल की मॉम जियो के पास आती है और उसे थप्पड़ मारने ही वाली होती है, लेकिन जियो उसे धक्का देती है और बोलती है कि बूढ़ी औरत, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें तो पहचान होनी चाहिए कि तुम्हारे लड़के के लिए कौन लड़की ठीक है या नहीं। और वो मैंगसेल की मॉम को धक्का देकर वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन गार्ड उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद हमारी मिड शोयन वहाँ से जा रही होती है, तभी मैंगसेल उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि शोयन, तुमने ये सब सिर्फ इसलिए करा था ताकि तुम मेरे पास वापस आ सको। तभी शोयन बोलती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारे लिए मैंने ये बिल्कुल ऐसा नहीं किया था। तभी मैंगसेल बोलता है कि तुम एक डिवोर्सी औरत हो, तुमसे कोई नहीं शादी करना चाहेगा, तुम्हें मेरे पास वापस आना होगा, तुम चाहे जितना भी चालो इस शहर में, ये जानते हुए कि तुम डिवोर्स हो, कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी शोयन बोलती है कि तुम मेरी परवाह मत करो, तुम ये सोचो कि जब मैं अपनी सारी इन्वेस्टमेंट तुम्हारी कंपनी से वापस ले लूंगी तो तुम कैसे अपना जीवन व्यतीत करोगे। ये सब वहाँ पर खड़ी होकर मैंगसेल की बहन च्याओमेन भी सुन रही होती है। वो अपने मन में सोचती कि अगर ऐसा सच में हो गया तो हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, हम भला कैसे रहेंगे। फिर उसे ध्यान आता है कि जैसे पिछले जन्म में मैंने एक अमीर लड़के से शादी करी थी, इस जन्म में भी मुझे वो अमीर लड़का मिल जाएगा। तभी वो शियान को रोकती है और बोलती है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, जैसे पिछले जन्म में मैंने फ्यूचन से शादी कर ली थी, इस जन्म में भी मैं फ्यूचन से शादी कर लेंगे और हम पहले जैसे अमीर हो जाएंगे और फिर मैं तुम्हें पिछले जन्म की तरह बर्बाद कर दूंगी। जिसको सुन के शियान मन में सोचती है, लेकिन फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें अगला सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है, जहाँ पर शियान सफाई कर रही होती है। तभी उसके आसपास डॉक्टर भाग रहे होते हैं और बहुत ही टेंशन में होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि वीआईपी गेस्ट की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको बचाना नामुमकिन है। तभी हमें वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यू ग्रुप की ग्रैंडमा लेटी हुई होती है और बहुत सारे डॉक्टर उनके आसपास खड़े होते हैं। और इसी बीच हमारे मेन लीड फ्यूचन की भी एंट्री हो गई होती है। वो डॉक्टर से बोलता है कि मैंने अपनी ग्रैंडमा के लिए बाहर से, अमेरिका से, लंदन से, हर जगह से इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ मंगाई हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी ग्रैंडमा को नहीं बचा पा रहे हैं। तभी उनमें से डॉक्टर बोलते हैं कि आपकी ग्रैंडमा का लास्ट स्टेज कैंसर है, इनको बचाना बहुत ही मुश्किल है। तभी पीछे से उसमें एक डॉक्टर बोलता है कि अब तो केवल एक ही रास्ता रह गया है, चीफेंग ग्रुप में एक ऐसा डॉक्टर है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। तभी मिस्टर फ्यूचन अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कि मुझे अभी उस डॉक्टर को ढूंढो। तभी वो डॉक्टर रिप्लाई करता है कि पर मैंने ऐसा सुना है कि वो 5 साल पहले ही गायब हो गए थे और उन्होंने तब से कोई इलाज नहीं किया है। तभी वहाँ पर शियान आ जाती है और जैसे ही वो ग्रैंडमा को देखती है, वो बोलती है कि इन्हें कैंसर नहीं है, इनकी बॉडी के अंदर पॉइजन है, अगर तुमने 5 सेकंड में इस पॉइजन को नहीं निकाला तो तुम इनको बिल्कुल भी नहीं बचा सकोगे। जिसको सुन के डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलने लग जाते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम अंदर कैसे आई और तुम यहाँ पर सफाई करती हो, तुम वही काम करो, हमारे बीच में दखल अंदाजी मत करो। जिसको सुन के फ्यूचन बहुत कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन फिर वो उनसे बोलता है कि तुम इसे छोड़ दो। तभी शियान ग्रैंडमा के पास जाती है और एक सैंपल करती है, जिसकी वजह से जितना भी ग्रैंडमा की बॉडी में पॉइजन होता है वो एक ड्रैगन के रूप में बाहर आ जाता है। तभी वो डॉक्टर हैरान हो जाता है और देखता है कि ये तो मिस्टीरियस ड्रैगन है, क्या तुम ही चीफेंग ग्रुप की वो सीक्रेट डॉक्टर हो। उसके बाद ग्रैंडमा को होश आ जाता है और वो बैठ जाती है और शियान का वो शुक्रिया करती है और बोलती है, शियान क्या तुम सिंगल हो? तुमने मेरी जान बचाई और इसके बदले मैं चाहती हूँ कि ये मेरा पोता है फ्यूचन और ये अभी कवारा है, मैं चाहती हूँ कि अगर तुम सिंगल हो तो इससे शादी कर लो। तभी हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जिस आदमी के बारे में च्याओमेन बात करी थी वो कोई और नहीं, फ्यू ग्रुप का ओनर फ्यूचन ही होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि फ्यूचन हमारी मेनली शियान को पहले से ही पसंद करता है और बहुत ही प्यार करता है, लेकिन क्योंकि वो बोल देती है कि वो मैरिड है इसलिए वो शियान से शादी कर लेता है। तभी शियान अपने मन में सोचती है कि मुझसे पिछले जन्म में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, फ्यूचर मुझे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं मैंगसेल के प्यार में इतनी पागल थी कि मुझे इसका प्यार दिखा ही नहीं, लेकिन मैं इस जन्म में ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तो वो ग्रैंडमा को बोलती है कि नहीं मैं सिंगल हूँ और वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। जिसके बाद फ्यूचन बहुत ही खुश हो जाता है और उसकी ग्रैंडमा भी बहुत खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें फ्यूचन ग्रुप के भी एक विला का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्यूचन की ग्रैंडमा का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सब लोग आए हुए होते हैं, काफी बड़े बड़े गेस्ट आए हुए होते हैं, वहाँ पर मैंगसेल की फैमिली भी आई होती है। तभी च्याओमेन अपने मन में सोचती है कि आज फाइनली फ्यूचन की ग्रैंडमा सबको बता देगी कि इनकी चुनी हुई ब्राइड कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। तभी च्याओमेन की मॉम सब गेस्ट से बोलती है कि आज आप यहाँ पे आए, हमें बहुत खुशी हो रहा है, आपको जान के खुशी होगी कि जो फ्यूचन के लिए चुनी हुई ब्राइड है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है, तो आप लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। तभी च्याओमेन बोलती है कि ये विला मुझे फ्यूचर ने गिफ्ट करा है और इसका जो डोर का पासवर्ड है वो मेरी बर्थ डेट से खुलता है। तभी सब लोग
बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि क्या तुम इस पासवर्ड को जल्दी ओपन करोगी ताकि हम ऊपर जाकर देख सके कि ये विला कैसा है। उसके बाद श्योमिन काफी बार ट्राई करती है लेकिन हमेशा पासवर्ड रॉन्ग दिखा रहा होता है। तभी हमारी मेनली शोयान की एंट्री हो जाती है वहाँ पर और शोयान बोलती है कि तुम गलत पासवर्ड डाल रही हो। इस विला की एंट्री का पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट नहीं बल्कि मेरा बर्थ डेट है। तभी श्योमिन शॉक हो जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी श्योमिन पासवर्ड डालती है और डोर ओपन हो जाता है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सभी लोग विला के अंदर जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं जिनके हाथ में एक गिफ्ट होता है। वो उस गिफ्ट को वहीं रख के वहाँ से चली जाती हैं। जैसे ही वो सब विला के अंदर आते तभी श्योमिन बोलती है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि ये विला मेरा है। मेरे आते ही उन्होंने मेरे लिए गिफ्ट भिजवा दिए। लड़कियां 4 गिफ्ट लेके आई होती है। तभी वो पहला गिफ्ट खोलते तभी उसमें एक नेकलेस होता है जिसमें एक स्नेक बना हुआ होता है। तभी सब सोचने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक गेस्ट बोलता है कि श्योमिन तुम्हारा बर्थ साइन तो स्नेक है ना, तो यहाँ पर ड्रैगन का नेकलेस क्या कर रहा है। तभी उन्हें ध्यान आता है शोयान का बर्थ साइन ड्रैगन होता है। मैंगसिल की मॉम बोलती है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तभी वो सेकंड गिफ्ट की ओर जाते हैं जिसमें इयररिंग्स होते हैं जो कि पहनने वाले होते हैं, लेकिन श्योमिन के कानों में वो नहीं पहन सकते थे। वो याद करती कि प्रीवियस लाइफ में तो इन्हें पता था कि मैं इयररिंग्स नहीं पहन सकती, तो उन्होंने क्लिप ऑन इयररिंग्स रखे थे, तो इस बार ऐसी गड़बड़ क्यों। लेकिन ताकि उनकी बेइज्जती ना होए, उन्हें कोई गलत ना समझे, वो सही साबित करने के लिए मैंगसिल की मॉम जबरदस्ती श्योमिन को वो इयररिंग्स पहना देती, जिसके बाद उसको कान में से ब्लड आने लग जाता है। उसके बाद वो थर्ड गिफ्ट की ओर जाते हैं। थर्ड गिफ्ट को जैसे वहाँ पर एक वेडिंग रिंग होती है जो कि सेम वैसी ही होती है जैसे उसकी प्रीवियस लाइफ में थी, जिसको देख के वो बहुत खुश हो जाती है और उसे पहन के बोलती है कि देखो शोयान, इसका साइज भी सेम है और ये सेम वैसी है जैसे इसे होनी चाहिए थी। तभी शोयान स्माइल करती है और बोलती है कि ये सेम वैसी है, लेकिन मुझे सिल्वर पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने इसको प्लेटिनम में चेंज करा दिया है, और जैसा कि मुझे पता है तुम्हें प्लेटिनम से एलर्जी है तो अभी 5 मिनट के अंदर तुम्हें इससे इचिंग होने लग जाती है। जिसके बाद श्योमिन बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ चल रही हो, तुम इसलिए ये सब कह रही हो। लेकिन 5 मिनट बाद ही श्योमिन के पूरी बॉडी पर रैशेस आने लग जाते हैं, जिसको देख के सभी गेस्ट बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी श्योमिन वो रिंग निकाल कर फेंक देती है। तभी उसका ध्यान 4th गिफ्ट पे जाता है जो कि एक पेंटिंग होती है। तो उसे पास्ट लाइफ का याद आता है कि पास्ट लाइफ में फ्यूचर में उसकी वेडिंग के लिए उन्हें टाइम नहीं मिला था, तो फ्यूचर ने एक पेंटिंग बनवाई थी जिसमें श्योमिन और फ्यूचर की पेंटिंग थी ब्राइड ग्रूम के रूप में। तभी वो उस पेंटिंग के पास जाती है और शोयान से बोलती है कि शोयान, इसमें तुम देख लेना मेरी और फ्यूचर की पेंटिंग है, और इसके बाद ये प्रूफ हो जाएगा कि चुनी हुई ब्राइड कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। जैसे ही वो पेंटिंग का कवर हटाती है, लेकिन वो ये पाती है कि उसकी पेंटिंग तो वहाँ होती ही नहीं है। जो पेंटिंग वहाँ पर होती है वो और किसी की नहीं बल्कि फ्यूचर और शोयान की होती है, जिसको देख के सब बहुत हैरान हो जाते हैं और श्योमिन और उसकी मॉम सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी मैंगसिल की मॉम शोयान को धक्का दे देती है और जैसे ही वो उसको धक्का देती है शोयान दूर जाके संभलती है, लेकिन सबको उसकी बैली दिख जाती है और सबको पता चलता है कि वो अभी प्रेग्नेंट है। तभी श्योमिन देख के हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मुझे अब सब समझ में आ रहा है कि फ्यूचर ने अपना फैसला क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि तुमने उसे सेड्यूस करा और तुम उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। तभी गेस्ट आपस में बात करने लग जाते हैं और बोलती है कि ये ऐसे कैसे कर सकते हैं। तभी हम सोचे जब मैंगसिल की फैमिली ने इन्हें घर से निकाल दिया था तो ये इतनी रिच फैमिली में कैसे आ गई। जिसके बाद श्योमिन बोलती है कि मैं इस बेबी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी वो गेस्ट शोयान को पकड़ लेते हैं और श्योमिन एक फोक लेकर उस बेबी को मारने के लिए आई रही होती है, लेकिन तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और ग्रैंडमा और फ्यूचर की एंट्री होती है। फ्यूचर भागकर शोयान के पास आता है और उसको हक करता है और सबको बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। तभी श्योमिन बोलती है कि हस्बैंड, ग्रैंडमा, ये आप क्या कर रहे हैं। और उसकी मॉम रिप्लाई करती है कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी चुनी हुई ब्राइड कोई और नहीं बल्कि श्योमिन है। तभी फ्यूचर की ग्रैंडमा बोलती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने हमेशा से शोयान को ही पसंद करा था और श्योमिन एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, वो हमारे घर की ब्राइड कभी नहीं बन सकती। उसके बाद बॉडीगार्ड गेस्ट को बाहर निकाल देते हैं और मैंग फैमिली को भी बाहर निकाल देते हैं और उनसे सारे इन्वेस्टमेंट वापस ले लेते हैं। उसी बीच हमें पता चलता है कि कुछ ही दिनों बाद दिसंबर में एक कंपटीशन होने वाला होता है कंपनियों के ऑनर के बीच में, और पास्ट लाइफ में मैंगसिल वो कंपटीशन जीत गया था क्योंकि शोयान ने उसकी हेल्प करी थी और वो बहुत ही रिच बन गया था। लेकिन तभी शोयान अपने मन में सोचती है कि मैं इस बार मैंगसिल की हेल्प नहीं करूंगी और मैं अपने दम पे ये कंपटीशन जीतूंगी। उसके बाद हम ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ पर
शुयन जा रही होती है, वहाँ पर मैंगसिल भी आया होता है। तभी मैंगसिल बोलता है कि तुम भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई हो, लेकिन परेशान मत हो, इस कंपटीशन को मैं ही जीतूंगा और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। कुछ टाइम बाद हम एग्जाम को देखते हैं, जो कि एग्जाम पेपर चाइनीज में नहीं बल्कि इंग्लिश में आया होता है, जो कि मैंगसिल को बिल्कुल भी नहीं आया होता है। वो सोचता है कि पास्ट लाइफ में तो एग्जाम चाइनीज में आया था, तो इस बार ये इंग्लिश में क्यों आया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि शुयान अब कंपटीशन जीत चुकी होती है और मैंगसिल ये कंपटीशन हार चुका होता है। जिसको सुनते ही उसकी मॉम को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैंगसिल की मॉम एडमिट होती है। तब हमें ये पता चलता है कि उसकी मॉम को गैस्ट्रिक कैंसर होता है, जो कि लास्ट स्टेज पर होता है। तभी मैंगसिल डॉक्टर से बोलता है कि तुम कुछ भी करो, मैं सारा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, मेरी मॉम को ठीक कर दो। लेकिन डॉक्टर रिप्लाई करती है कि हम अब कुछ भी नहीं कर सकते, ये लास्ट स्टेज पे इसको ठीक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तभी डॉक्टर उसको रिप्लाई करता है, लेकिन हाँ, चीफेंग ग्रुप की एक डिवाइन डॉक्टर है जो कि इन्हें बिल्कुल ठीक कर सकती है। तभी मैंगसिल बोलता है कि तुम उन्हें प्लीज कांटेक्ट करो, जितना पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी मॉम को बचा लो। तभी वो डॉक्टर शुयान को कॉल करती है और सारी चीजें बताती है और पेशेंट का नाम भी बताती है। तभी शुयान अपने मन में सोचती है कि जो भी हुआ मुझे इसे भूल जाना चाहिए। उन्हें उनके पापा की सजा मिल गई और मुझे जाकर उनकी जान बचानी चाहिए, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। जिसके बाद वो डॉक्टर को हाँ कर देती है और आने लग जाती है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि सर्जरी रूम में मैंगसिल की मॉम लेटी होती है और हॉस्पिटल के बाहर श्याओमैन और मैंगसिल उस डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। तभी कार में से शुयान उतरती है, जिसको देख के मैंगसिल बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने इतना सब कर दिया, तुम्हें उसके बाद भी चैन नहीं मिला कि तुम मेरी मॉम को मारने आई हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। तभी शुयान उसको बताती है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जिस डॉक्टर का तुम वेट कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। शुयान अपने हाथ से दवाई दिखाती है और बोलती है कि मैंगसिल, ये वो दवाई है जिसके बाद ही तुम्हारी मॉम ठीक हो सकती है। लेकिन मैंगसिल को लगता है कि वो जहर है और वो उस दवाई को बाहर फेंक देता है। दूसरी साइड हम सर्जरी रूम का देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक वो डिवाइन डॉक्टर क्यों नहीं आई है। तभी उनमें से एक डॉक्टर बाहर आता है। तभी वो डॉक्टर शुयान को देखता है और बोलता है कि डॉक्टर आप आ गए। लेकिन वो ये देखता है कि जमीन पर वो दवाई बिखरी होती है, जिससे उसकी मॉम का इलाज होने वाला होता है। तभी वो मैंगसिल को थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया, यही वो डिवाइन डॉक्टर है जो तुम्हारी मॉम को सेव कर सकती थी और तुमने इनकी दवाई भी फेंक दी। तभी मैंगसिल और श्याओमैन बहुत हैरान हो जाते हैं और वो शुयान के पैर में जाके गिर जाते हैं और शुयान बोलते हैं, शुयान मुझे माफ कर, लेकिन तुम प्लीज मेरी मॉम को बचा लो। उससे अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल के बेड का सीन, जहाँ पर मैंगसिल की मॉम लेटी होती है और हमें यहाँ ये पता चलता है कि शुयान ने सर्जरी परफॉर्म कर दी थी और मैंगसिल की मॉम अब ठीक थी। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है और मैंगसिल से बोलता है कि तुम्हारी मॉम सिर्फ 1 साल के लिए ही जिंदा रह सकती हैं, क्योंकि तुमने उनकी दवाइयाँ फेंक दी थी। उसके बाद उसकी मॉम वहाँ से डिस्चार्ज हो जाती है। मैंगसिल अपनी मॉम को लेकर बाहर आ रहा होता है और सामने से शुयान अपने बेबी का चेकअप कराकर आ रही होती है। तभी मैंगसिल की मॉम उसकी सिस्टर से बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछली लाइफ में मुझे कोई भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं शुयान ने तो कुछ नहीं किया। तभी वो शुयान को रोक लेता है। तो शुयान बताती है कि आपको पिछली लाइफ से ही गैस्ट्रिक कैंसर था, लेकिन मैं आपको खाने के साथ साथ दवाइयाँ भी देती थी, इससे आपका ये प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही ठीक हो गया था। तभी मैंगसिल बोलता है कि तुम्हें हमारी लाइफ में वापस आ जाना चाहिए और हमारा ध्यान रखना चाहिए, वैसे भी तुमने मुझ पर चीट करा है इस लाइफ में। तभी वहाँ पर फ्यूचर आ जाता है और शुयान को हक कर लेता है और उसे वहाँ से ले जाता है और ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।